जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागोगी एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट जो कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 53। और ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं निष्ठा सीरीज से। निष्ठा आप लोग जानते हैं कि ये गवर्नमेंट द्वारा टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं कि निष्ठा का फुल फॉर्म ही याद कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आपका क्या है 60 क्वेश्चंस आने हैं। तो हो मे भी ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे फुल फॉर्म्स आएँ। तो निष्ठा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो टीचर्स का होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए, स्कूल हेड के लिए ये एक नेशनल इनिशिएटिव लिया गया था। आज की वीडियो का पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? द फर्स्ट एंड सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इंडिया वर फॉर्मुलेटेड इन द ईयर्स। तो ये जो फॉर्मुलेट किया गया था वो है 1968 और 1986 में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब तक तीन नेशनल जो पॉलिसी हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैं, वो लाई जा चुकी हैं। फर्स्ट वाली 1968 में थी, दूसरी 1986 में है। इसका जस्ट आप उल्टा कर सकते हैं, 8 यहाँ पर और 6 इधर। और तीसरा अभी 2020 एजुकेशन पॉलिसी। ये तीन आ चुकी हैं, आपको ये ईयर बिल्कुल याद रखने हैं, ये एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो जो कौन सा स्टेटमेंट नहीं है वो करिकुलम के लिए वैलिड नहीं है। तो यह स्कूल में शिक्षा उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का समूह है। और इंग्लिश में, अच्छा ये इंग्लिश में क्या है कि मैंने अलग अलग सीरीज़ों से लिए हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो दूसरे मैंने सीरीज से लिया हुआ है, इसलिए असेंबल नहीं है इसके ऑप्शन, बाकी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो पाठ्यक्रम के बारे में प्रश्न था कि पाठ्यक्रम के लिए कौन सा वैलिड नहीं है। तो शिक्षा के उद्देश्य लागू करने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों का समूह है, तो ये होता है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से विकसित होता है ये, तो बिल्कुल एनसीएफ के द्वारा ही ये करिकुलम बनाया जाता है आपका। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन विधियों को शामिल किया जाता है, तो ये भी है। ये भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो इट प्रोवाइड्स द विजन फॉर एजुकेशन एट वेरियस लेवल ऑफ इंडिया इन इंडिया। ये उत्तर इसका गलत हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा पाठ्यक्रम के लिए सही नहीं है, तो बाकी जो तीन आपके ऑप्शन हैं कि ये टेक्स्ट बुक, सिलेबस, पेडागोगी, ये सब आते हैं इसमें। प्लान्ड एक्टिविटी आती हैं और एनसीएफ के द्वारा इवॉल्व होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो लिखा है इट प्रोवाइड द विजन फॉर एजुकेशन एट वेरियस लेवल ऑफ इंडिया। तो ये एनसीएफ के बारे में नहीं है, ये एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या करती है, वो विजन प्रोवाइड करती है फॉर एजुकेशन एट वेरियस लेवल इन इंडिया। लेकिन जो एनसीएफ है वो इन सब एक्टिविटीज़ को, आपकी सिलेबस को, आपकी पेडागोगी को, टेक्स्ट बुक को, इन सब को एक मार्गदर्शन देता है और एनसीएफ के द्वारा ही एक करिकुलम बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की वीडियो का अगला प्रश्न, बच्चों को जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है कब अधिनियमित किया गया था और कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एक्ट है आपका 2008 में अधिनियमित, पहले अधिनियमित होता है, उसके बाद पहले एक ड्राफ्ट बनता है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में पास होता है, फिर लागू होता है। तो अधिनियमित होना और लागू होना जनरली अलग अलग जो रहती हैं, डेट रहती हैं, एक ईयर में भी हो सकता है। लेकिन आरटी के बारे में है, आरटी 2019 में। तो 2008 में अधिनियमित, 9 में लागू, 8 में अधिनियमित, 9 में लागू। इसका जो सही उत्तर है 2009 में जो है ये क्या किया गया था, एक्ट बनाया गया था और इनेक्टेड किया गया था। और इनफोर्स में कब लाया गया था? 2010 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो एक्ट इन द ईयर 2009 एंड केम इनटू फोर्स इन द अप्रैल 2010। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के लिए कौन सा सही वाक्य है? कौन सा, इसके पहले क्वेश्चन था कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सही कौन सा है? तो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन देता है। तो ये है कि इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द कंटेंट टू बी इंक्लूडेड सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी को एनसीएफ
करने के लिए आदेश दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको एनसीएफ दिखा भी दिया था। आप एनसीएफ जब आप पढ़ेंगे तो उसका पहला ही पेज, फ्रंट पेज देखेंगे, उसमें एनसीएफ लिखा है और कॉर्नर में टैग बना रहता है एनसीईआरटी का। तो उससे भी हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी द्वारा ये लागू होता है, उसके द्वारा ये बनाया जाता है आपका कौन सा, एनसीएफ। अभी जो एनसीएफ 2022 आया है, चाहे एनसीएफ 2005 हो, वो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में लिखित दृष्टि अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। तो इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ एजुकेशनल एम इन लाइन विद द विजन आउटलाइंड इन द पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये है पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो जो विजन दिया गया है एनईपी में, उसके लिए क्या करता है, ये एम्स प्रोवाइड कराता है एजुकेशनल। तो ये भी ठीक है, आपके तीनों आपके ऑप्शन ये सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये लगा होगा और ये एकदम नया प्रश्न भी है आपके लिए। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जो आपको नए पॉइंट्स आपको मिलते जाते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, है ना। और आपको पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी पीडीएफ कंबाइन का, अब तक लगभग 53 सेट हो चुके हैं। इसका मतलब 500-600 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। मैं सारी पीडीएफ को एक बार कंबाइन कर दूंगा, उसके बाद आप इसके प्रिंट भी करा सकते हैं, ताकि जब आपका एग्जाम हो तब आप खुद से ही उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, ईवीएस के, इसके पेडागॉजी के। और मुझे उम्मीद है यदि आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम के पहले इस तरह के, तो ज़रूर आपसे बहुत अच्छा आपका मार्किंग आएगी आपके पेडागॉजी वाले इस पार्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन दिया, अब पढ़ा है आपने, तो कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए। तो बिलीफ ऑफ अ टीचर दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर। सभी कैसे बता सकते हैं, पहले बाकी पढ़ना पड़ेगा। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, तो बिल्कुल ये होना चाहिए, पॉजिटिव एंड अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ अ टीचर। और शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ये गलत है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है आपका समावेशी शिक्षा में, कि टीचर का जो है आर्थिक स्थिति सामाजिक कैसी है। तो बिलीफ ऑफ दैट आपका ये है सोशल इकोनॉमिक और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ टीचर, ये सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है आपकी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। समान विकलांगता वाले दो बच्चे, देखिए आपकी क्लास में दो बच्चे सेम डिसेबिलिटी रखते हैं, तो क्या है, कक्षा में शिक्षक या टीचर है, टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, कि हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, या कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। बिल्कुल ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे रिक्वायर डिफरेंट इंटरवेंशंस बाय द टीचर इन द क्लासरूम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, समान हस्तक्षेप क्यों नहीं है। जब आपके नॉर्मल बच्चे भी रहते हैं क्लास में, क्या सेम तरीके से सीखते हैं। इस तरह से यदि दो दिव्यांग बच्चे हैं, भले ही एक तरह की दिव्यांगता है, फिर भी उनके जो लर्निंग की जो रेट है वो अलग अलग होगी। इसलिए उनमें हस्तक्षेप का मतलब ये होता है, हस्तक्षेप का मतलब कोई रुकावट नहीं होता है, हस्तक्षेप का मतलब है कि टीचर उन्हें बीच में हेल्प करे, है ना, मोटिवेट करे, तो बीच में एक इंटरवेंशन जो है हस्तक्षेप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हिंदी में इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम जो है दृष्टिबाधित छात्र है, वो देख नहीं सकता, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी हो गया। तो अभिविन्यास प्रशिक्षण जो कहलाता है वो ओरिएंटेशन कहलाती है ट्रेनिंग, जो जब आप बच्चों को स्कूल पहली बार आते हैं, जब क्लास 1 में बच्चा पहली बार स्कूल आ जाता है, तो उसको पहला काम हम क्या करवाते हैं, स्कूल की विजिट करा देते हैं। फर्स्ट डे तो यही करते हैं, पूरा स्कूल देखते हैं। तो उसके लिए सबसे उपयोगी क्या होगा कि आप क्या करें, नोटबंदी नहीं है, नोट मेकिंग है यहाँ पर, स्लेट एंड स्टाइलस नोट टेकिंग। जब आप नोट करते हैं तो स्लेट और स्टाइलस, स्टाइलस का मतलब जो लेखनी पेन होता है, और स्लेट पेन आपने भी यूज़ किया होगा। स्लेट और पेन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ऑडियो क्लिप बताएं, ओरिएंटेशन में ही सीखने की गतिविधियों का मौखिक विवरण,
वर्बल डिस्क्रिप्शन या स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो ये इसका सही उत्तर है कि टेक्टाइल मैप्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, कि आप स्कूल के बिल्डिंग्स का जो स्पर्श करने वाले नक्शे हैं छू करके, वो आप बताएंगे किसमें, अभिविन्यास में, मतलब ओरिएंटेशन में। अब मैं बता दूं, यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट होता है कि ऑप्शन मैं गलत बता रहा हूं, तो मैं सारे आंसर जो हैं, जो निष्ठा ऐप में दिए गए हैं आंसर, उन्हीं को मैं ऑथेंटिक जो हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। तो ये गलत नहीं हो सकते हैं। यदि गलत होंगे और प्रश्न आता है और आपका गलत होता है तो ज़रूर आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि जो निष्ठा जो है वो उसमें गलत नहीं दिए रहते हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स है। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी फॉर्म करे हैं यही क्वेश्चंस। इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत क्या है? इन सभी को छोड़कर, तो ऑल ऑफ दीज यूडीएल प्रिंसिपल एक्सेप्ट। तो आगे ऑप्शन देखते हैं, काम करने के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, प्रस्तुति के या अभिव्यक्ति के कई साधन, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस या बिहेवियर मैनेजमेंट या प्रेजेंटेशन या एंगेजमेंट। तो मैं पहले इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। यूडीएल का होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो ऑनलाइन में भी इसका सिद्धांत लाया गया था कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग की कैसे सीखते हैं। तो उसमें प्रस्तुति के कई साधन भी आता है, अभिव्यक्ति के साधन आता है, काम करने के कई तरीके, लेकिन व्यवहार प्रबंधन के साधन जो है ये नहीं आता है यूडीएल सिद्धांत में। तो मल्टीपल मीन्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट ये नहीं आता है किसमें, यूडीएल सिद्धांत में। तो यूडीएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न, तो NEP 2020 जो है स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 अभी चलता है आपका प्रोग्राम। तो डिज़ाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? NEP 2020 है, 10+2 का भी जो चल रहा है वो किसमें चेंज करने का प्रस्ताव देता है? तो वो जो देता है वो है आपका 5+3+3+4। ये आपने पढ़ा हुआ है कि 5 ईयर जो है आपका फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी, बाकी 3 ईयर्स प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगी, इसके बाद 3 ईयर आपकी मिडिल स्टेज, इसके बाद 4 ईयर जो है आपकी सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी। 5 ईयर में बच्चे बाल वाटिका में प्रवेश करेंगे और क्लास 2 तक रहेंगे बच्चे। तो बाल वाटिका 1 2 3 और क्लास 1 2 ये फाउंडेशनल स्टेज है, जो कि ECC में भी आपने पढ़ा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3 से बच्चे क्लास 5 तक रहेंगे, तो ये 3 ईयर हो जाएगा। जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, और ये 3 में 6 से 8 तक के क्लास के बच्चे और 9 से 12 तक के इसमें आ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 5+3+3+4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकलांग व्यक्ति अधिनियम RPWD समावेशी शिक्षा को शिक्षा की प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। बिल्कुल, जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम, उसमें हर तरह के बच्चों को अब प्रायोरिटी मिलती है। अब डिसेबल चाइल्ड को भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो बताना क्या है कि एक ही स्कूल में भाग लें जो बच्चे हैं, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक साथ सीखें, शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। एक साथ सीखें, एक साथ सीखें और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, बिल्कुल ये होगी। सीखने की प्रणाली जरूर एक समान नहीं है, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग से एफर्ट करने पड़ेंगे। तो क्या है कि एक साथ सीखें, सीखने प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लर्न टुगेदर एंड लर्निंग सिस्टम आर सुटेबली एडेप्टेड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? तो जो हेल्पर, इफेक्टिव हेल्पर, आपको पता टीचर की एक भूमिका इफेक्टिव हेल्पर के रूप में भी होती है, तो उसकी क्या विशेषता नहीं है? कि निर्णय लेने में वो मदद करें, करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, तो जो बिहेवियर चेंज वाला जो ऑप्शन है, फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज। भावनाओं को समझने को सुकर बनाना, व्यक्तियों के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो इसका जो सही आंसर है, व्यक्तियों के लिए समस्याओं का समाधान करना, ये विशेषता नहीं है प्रभावी सहायक की, क्योंकि हेल्प करने का मतलब आपको समस्या का समाधान नहीं है, समस्या समाधान में हेल्प करना है। पूरा आप समाधान करेंगे तो फिर बच्चा क्या करेगा, राइट? तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द इंडिविजुअल, ये क्या है, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है इफेक्टिव हेल्पर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है? जो कोई सेंसिटिव टीचर है वो उसकी और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। आलोचक मूल्यांकन से आहत हो जाता है, तो ये सब, और स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होता है, आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होता है। तो संवेदनशील यदि है तो उसे हर समय बच्चों की आवश्यकताएं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वो ट्यून्ड रहेगा, सचेत रहेगा। तो यही है छात्रों की आवश्यकताएं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो यही संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो टीचर्स नीड टू फोस्टर पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट फॉर द स्टूडेंट टू फील। एक पॉजिटिव सकारात्मक एनवायरनमेंट बनेगा तो बच्चे कैसा फील करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षित फील करेंगे और स्वीकृत फील करेंगे। तो सेफ और एक्सेप्टेड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे तभी बच्चे अपनी बातों को आपके सामने रख पाएंगे। कई बच्चे क्योंकि बोल नहीं पाते हैं, ना तो आपसे प्रश्न पूछ पाते हैं, वो आपसे डर के कारण। तो डर का फियर फ्री माहौल बनाना है। फियर फ्री की जगह फियर की जगह फियर फ्री, फियरलेस बनाना है, या फिर इसको दूसरा नाम दे सकते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, जिससे बच्चे जो हैं एक सेफ फील करें उस माहौल में और एक्सेप्टेड, मतलब वो खुद को ऐसा करें कि एक्सेप्टेड फील करें। मे भी आपने कई बच्चों को देखा होगा, उन्हें स्कूल आते हैं तो बहुत स्कूल आने में दिक्कत करते हैं, रोते हैं घर में। तो इसकी जगह यदि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे क्लास में तो ऐसा नहीं होगा, वो सेफ फील करेंगे और सिक्योर्ड फील करेंगे, एक्सेप्टेड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता को क्या जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका दृष्टिकोण जानना। पर्सपेक्टिव यदि टेकिंग क्या कहलाता है? कि किसी और के दृष्टिकोण से किसी स्थिति को देखना, है ना। कोई सिचुएशन है कि इसके बारे में हमारे माता पिता होते तो कैसा डिसीजन लेते, यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव टेकिंग जो है, दृष्टिकोण हम जान सकते हैं। ठीक है, किसी यही होता है, इसको आपको एक बार समझ लेना है और अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को दर्शा सकता है कैसे? अ टीचर कैन पोर्ट्रे और डिस्पाइट डिपिक्ट द क्वालिटी ऑफ सेंसिटिविटी बाय। वो कैसे संवेदनशीलता के गुण को दर्शा सकता है, चित्रित कर सकता है? तो ये है कि दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर के, दूसरों की राय लेकर, दूसरों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। तो इसका जो सही उत्तर है कि वह दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। यदि कोई टीचर अवेयर है फीलिंग्स और थॉट से दूसरों के, तो वो अच्छा संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी के गुण को दर्शा सकता है। क्योंकि जब तक हमें फीलिंग्स, इमोशंस पता नहीं चलेंगे, थॉट्स नहीं पता चलेंगे, तो हम संवेदनशील, हमारा गुण हमारा नहीं शो हो सकता किसी के सामने। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तदनुभूति, जिसको एम्पैथी कहते हैं, क्योंकि एम्पैथी ये समझ में आ रहा होगा, मैंने एक बार आपको समझाया भी था एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर। तो एम्पैथी का मतलब होता है, और सिंपैथी, दोनों का मतलब होता है किसी के लिए एक करुणा, दया का भाव। ठीक है, लेकिन सिंपैथी में क्या होता है? सिंपैथी जैसे आप गए हैं, कोई बीमार है तो आप उसको सिंपैथी दिखाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, है ना। आप उसको एक सिक्योर फील कराते हैं। जैसे किसी को कांटा लग गया तो आप उसको ये फील कराएंगे क्या कि ठीक हो जाएगा, और इस तरह का उन्हें आप सपोर्ट देंगे। लेकिन जो एम्पैथी होता है उसको जब आप स्वयं फील कर पा रहे हो, जैसे कोई बीमार है तो आपके अंदर भी एक सेंसिटिविटी अंदर आ रही है, फील हो पा रहा है कि आप बीमार होते हैं तो कैसा लगता है, तो खुद को खुद भी महसूस कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को, और फिर आप सिंपैथी दिखा रहे हैं, वो कहलाती है एम्पैथी। मतलब किसी को कांटा लग गया तो आप खुद भी फील कर पा रहे हो कि मुझे भी लगा था, तो आप और अच्छे से जान पाएंगे सामने वाले की इमोशंस को। तो तदनुभूति होता है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। फील एंड थिंक लाइक समवन एल्स, ये सही आंसर इसका हो जाएगा कि किसी और की तरह हम महसूस भी कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो वो कहलाती है आपकी क्या? एम्पैथी।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बीच जो द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो मामले को आप हल के लिए छोड़ देंगे कि अपने आप हो जाएगा? स्कूल प्रधानाचार्य, स्कूल प्रिंसिपल को, ये जो है अथॉरिटी को आप सूचित करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, मुद्दे का फैसला कर देंगे सीधे, या फिर बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे? यही इसका सही उत्तर होगा कि फैसिलिटेट अ डायलॉग अमंग चिल्ड्रन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना एक नॉर्मल बात है, ये सामान्य सी बात है। लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लेकिन आप उसे फैसिलिटेट करा रहे हैं डायलॉग के लिए, पॉजिटिव डायलॉग के लिए, तो वो उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप कोई डिसीजन लेने लगें, स्कूल अथॉरिटी को बताएं या फिर इग्नोर कर दें। तो ये इसका जो सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो कौन सा गुण कौशल होना चाहिए तो कक्षा में हेल्दी एनवायरनमेंट बनाता है? तो संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए और देखभाल का। संवेदनशीलता और आशंका का, तो आशंका नहीं होगा। संवेदनशीलता और नियंत्रण, सहानुभूति, सेंसिटिविटी और देखभाल, तो इसका जो सही है वो है संवेदनशीलता और देखभाल है, सेंसिटिविटी एंड केयर। तो सेंसिटिविटी एंड केयर जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चौकस श्रवण कौशल, चौकस का यहाँ पर अटेंटिव लिसनिंग हो जाएगी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के कौशल को उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के लिए किस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी? कि सारे बच्चे जो हैं वो अटेंटिव लिसनिंग हो, सुने ध्यान से, तो टीचर को क्या किस पर ध्यान देना चाहिए? गैर मौखिक भाव, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है आप हर एक चीज़ मुंह से बोल करके नहीं बता सकते हैं। आप जो क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चे आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि टीचर आज पढ़ाने के मूड में है, या पहले मजाक करवाएगा, या क्या करवाएंगे, या गुस्से में है। यही होता है, फेस एक्सप्रेशन से भी, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो रहते हैं, आई कॉन्टेक्ट जो रहता है, उससे भी बच्चों के अटेंटिव लिसनिंग हो जाती है। बिहेवियर एंड एक्शंस, व्यवहार और कार्यों से, मौखिक वर्बल एक्सप्रेशंस आप बोल करके भी, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो अटेंटिव लिसनिंग के लिए आवश्यक हैं। आज की वीडियो के बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? जो कौन सा, कि जेन्युइन कंसर्न एंड इंटरेस्ट, तो कैसे बता सकते हैं कि कंसर्न आज के मुद्दे के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कि टीचर इंटरेस्ट ले रहा है या बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो बाय मेकिंग आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट से ही टीचर बता सकता है कि बच्चे जो कंसर्न पे ध्यान दे रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये आई कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं? शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं, इंटरेस्ट का और जेन्युइन कंसर्न का, आई कांटेक्ट करके। इसका सही आंसर है उनको नया नया रास्ता देकर, कार्यों पर सवाल या गतिविधियों को वरीयता देके। ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। ये उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक कोशिश करी है, एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं जो है अब नॉर्मल क्वेश्चंस के साथ साथ ये दीक्षा ऐप, निष्ठा ऐप वाले क्वेश्चंस को भी सीरीज को कंप्लीट करा पाऊँ। मैं बता दूं, मुझे जो है 17 मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जिसमें से आपके लगभग 170 क्वेश्चन है आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड लायक, और जिसमें से मैंने 2 मॉड्यूल ले लिए हैं, अभी 15 मॉड्यूल बचे हैं। तो धीरे धीरे मैं बीच बीच में आपके ये वीडियोस लाता रहूँगा, ताकि आपको बहुत सारे नए प्रश्न सीखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की कर दी जाएगी, एंड उससे भी आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।